आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक आदरणीय श्री पुनीत रस्तोगी जी, कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने वाले सीमा सुरक्षा बल के अन्य सभी अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित ऐसे सौभाग्यशाली लोग जिनका जीवन के एक नया पड़ाव के साथ एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले ये संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि देश की सरकार के विभिन्न संस्थानों में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, अन्य विभागों में जो कुल देश की सरकार में लगभग 30 लाख ऐसे पद हैं जो सृजित हैं, और एक अध्ययन के बाद में कि इसमें से लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं, 33% के आसपास रिक्तियां हैं, यह निर्णय किया था कि वो आने वाले 1 साल में एक ऑर्गेनाइज तरीके से ड्राइव चला करके देश की सरकार में विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों को पूरा भरने पर सरकार काम करेगी। और तब से लेकर के हर महीने इन 12 रोजगार मेलों के, आज इस 12वीं कड़ी में हम सब लोग आए हैं, इन 12 रोजगार मेलों के माध्यम से देश में उन 10 लाख पदों की भरने की प्रक्रिया का आज 12वां चरण हम सबके सामने है। मैं इन 12 रोजगार मेलों के माध्यम से जिन युवाओं को रोजगार मिला है और आज जिन युवाओं को इस श्रृंखला में, इस कड़ी में रोजगार के नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, उन सबको हृदयपूर्वक बधाई देता हूं, उन सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, आपने जिन लोगों को आज रोजगार का नियुक्ति पत्र मिला है, अपने अध्ययन के काल से लेकर के, कुछ ने स्कूल में पढ़ते हुए, कुछ ने प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस में पढ़ते हुए, कुछ ने विश्वविद्यालयों में पढ़ते हुए, एक आशा को लेकर के, एक सपने को लेकर के कठोर परिश्रम किया हो। कई बार घर से दूर रह करके विभिन्न संस्थानों में अध्ययन करते हुए तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों को धता बता करके उनका सामना करते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की होगी। आपके परिजनों ने भी कहीं ना कहीं, परिवारजनों ने भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में इसमें अवश्य सहयोग किया होगा। आपके परिजनों का सपना साकार हुआ है और आप सबकी मेहनत सफल हुई है। मैं उसके लिए हृदयपूर्वक आप और आपके परिजनों को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इस देश में आजादी के बाद से लेकर के निरंतर सरकारों ने अभावों और प्रतिकूलताओं की चर्चा की। देश में संसाधनों की कमी है, देश में संसाधनों की सीमितता है, और इस कमी और सीमितता के चलते हुए देश आपको समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा सकता। ऐसा रोना रोने वाली सरकारों ने निरंतर इस देश में काम किया। लेकिन पिछले 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की सरकार देश में चल रही, 6 दशक तक निरंतर जिस तरह से अभाव में काम करने की प्रवीणता और दक्षता जो सरकार में बैठने वाले अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, नेताओं ने, सरकार में विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले लोगों ने हासिल की थी, उसके उलट पिछले 10 साल में प्रचुरता के साथ में किस तरह से काम किया जा सकता है और सैचुरेशन के लक्ष्य को लेकर के जिस तरह से काम किया जा सकता है, इसकी एक नई परिभाषा देश को देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसीलिए जब आजादी के 75 साल देश के पूरे हुए और देश ने एक अमृत काल में प्रवेश किया,
वो 25 साल का कालखंड जब हम 75 साल के आजादी के बाद के इस सफर को पूरा करने के बाद में इस बात की समीक्षा करते हुए कि जिस मुकाम तक हमें पहुंचना चाहिए था, भारत की संभावनाओं को देखते हुए, भारत की कैपेसिटीज को देखते हुए, भारत के सामने खड़े हुए अवसरों को देखते हुए और विश्व का सबसे युवा देश होने के नाते भारत के पास में होने वाली नेचुरल क्षमताओं के आधार पर जिस मुकाम पर भारत को पहुंचना चाहिए वहां भारत नहीं पहुंच पाए। यह ऐसा अवसर तो नहीं है कि अब इस बात की समीक्षा करें, लेखा जोखा करें, उन कारणों को खोजें कि भारत उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाया। लेकिन निश्चित ही ऐसा अवसर अवश्य है कि हम लोग जो भी चीजें रह गया, जो कुछ हम नहीं कर पाए, उसके बारे में विचार करते हुए और उन पुण्यशाली लोगों को, जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना जीवन समर्पित किया, उन्होंने जवानी समर्पित की, उनके मन में जो भाव था इस आजादी को लेकर के, जो लक्ष्य था कि देश को आजाद क्यों करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो न्यूनता रह गई है, जो कमी रह गई है, उसको पूरा करने का संकल्प लेकर के आने वाले 25 साल में पीछे रह गई उस कमी को भी पूरा करें और आने वाले समय का भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। उस लक्ष्य के साथ में देश के 140 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब अमृत काल में प्रवेश के साथ ही देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के ऊपर एक यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, उस महत्वपूर्ण अवसर पर अभी जब कार्यक्रम का संचालन करने वाले कह रहे थे कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको उसको देखने का अवसर मिला है कि जब देश बदलेगा। मैं कहूंगा आपको देश को देखने का, देश को बदलते हुए देखने का अवसर नहीं, आप सौभाग्यशाली हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको देश को बदलने का अवसर मिला है। ये जो 25 साल की पीढ़ी है, मंच पर बैठे हुए हम लोग होंगे या पहली की पंक्तियों में, आगे की पंक्तियों में बैठे हुए लोग होंगे, वो इस अमृत काल के प्रवेश के साथ ही कुछ वर्षों में, कुछ लोग 5 साल में, कुछ लोग 10 साल में शायद सेवानिवृत्त हो जाएंगे और वो जिस भूमिका में आज काम कर रहे हैं उस भूमिकाओं में आगे शायद देश की सेवा उस तरह से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज आप जो सौभाग्यशाली लोग हैं, जो आज इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं और जीवन का एक नया अध्याय जो आज से आप लोगों का प्रारंभ हो रहा है, इस यात्रा के प्रयाण के साथ ही आप लोग इस देश को बदलते हुए न केवल देखेंगे अपितु इस देश के बदलने वाले सूत्रधार, देश को बदलने वाले कर्णधार बनेंगे और अपने ही जीवन काल में आने वाले समय में इस विकसित हुए भारत के वृक्ष के फल जो हैं वो चुन करके खाने का अवसर आप ही की पीढ़ी को मिलने वाला है। मित्रों, ये सौभाग्यशाली अवसर आप सब लोगों के जीवन में आया है, उसके साथ ही निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारियां, आपका उत्तरदायित्व भी बढ़ा है। आप लोगों का सपना साकार हुआ, आज से आप एक नई यात्रा प्रारंभ करने वाले। मैं इस नई यात्रा के प्रयाण के लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की व्यवस्थाएं आने वाले समय में हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, जो हमारा लोगों की शक्ति है, हमारे युवाओं की शक्ति है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सामान्यतः सरकार की नौकरी में ऐसा होता था, फौज की नौकरी को अगर छोड़ दें या यूनिफॉर्म सर्विसेज को छोड़ दें तो सामान्यतः एक बार सरकार की नौकरी में आने से पहले अभ्यर्थी बहुत सारी मेहनत करता था और उसके बाद में जो औपचारिक ट्रेनिंग होती है 2-3 महीने की, 4 महीने की, कुछ जगह 6 महीने की, उस ट्रेनिंग के बाद में उसको किसी तरह की जो है ट्रेनिंग की भविष्य में आवश्यकता नहीं रहती थी। वो निरंतर बस अपने आप को सरकार में नौकरी में आने के बाद में एक ढर्रे के साथ में चलते हुए धीरे धीरे उसी के साथ में इवॉल्व होते हुए काम करते हुए रिटायर हो जाता था, सेवानिवृत्त हो जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब लोगों के मन में विद्यार्थी भाव हमेशा बना रहना चाहिए, हमें निरंतर नित्य हमेशा कुछ न कुछ नया सीख करके अपनी क्षमताओं का विकास करते रहना चाहिए। और ऐसे समय में जब देश विकसित हो रहा है, जब देश बदल रहा है, जब हमारा देश जो है बदलाव के दौर पर है, संपरिवर्तन के दौर पर है, तब हमारी ह्यूमन रिसोर्सेस, हमारा जो है जन समूह, हमारा काम करने वाली फोर्सेस जो है वो निरंतर अपने काम में भी दक्षता और प्रवीणता प्राप्त करते रहे, नित्य नई ट्रेनिंग प्राप्त करते रहे, बदलते हुए परिदृश्य के साथ में, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में, बदलती हुई उनकी क्षमताओं के साथ में, बदलते हुए उनके पदों के साथ में
निरंतर वो अपनी ट्रेनिंग्स करते रहे, अपने आप को कार्यकुशल बनाते रहे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कर्मयोगी पोर्टल के प्रारंभ किया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों को कर्मयोगी पोर्टल के बारे में अभी जानकारी मिली हो, लेकिन जल्दी ही आप लोगों को कर्मयोगी पोर्टल के बारे में जानकारी प्राप्त करके उस पर अध्ययन करना प्रारंभ करना चाहिए। एनरोल होने के बाद में बिना किसी फीस के 800 से ज्यादा ऐसे कोर्सेज कर्मयोगी पोर्टल पर अवेलेबल हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं में संवर्धन कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, अपने आप की कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीखने की जो प्रवृत्ति आज आपको इस मुकाम तक लेकर के आई, मेहनत की जो करने की जो क्षमता आज आपको इस मुकाम पर लेकर के आई है, आप निरंतर इन पोर्टल्स पर अभ्यास करते हुए, अपनी क्षमताओं में संवर्धन करते हुए, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाते हुए देश की बेहतरीन सेवा करने के लिए आप सब लोग जुटेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। मित्रों, देश की युवा शक्ति का सम्मान, देश की युवा शक्ति को रोजगार मिले, इसके साथ साथ में देश में श्रम, देश की मेधा और कौशल, इन तीनों का सम्मान देश में बढ़े, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। और इस दिशा में कौशल संवर्धन का सरकारी नौकरी से बाहर निकल करके भी देश के युवाओं को कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार के अवसर मिले, देश के युवाओं को देश के बाहर अन्य देशों में जाकर के काम करने के अवसर मिले। हम सब ने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां काम की कमी है, लेकिन काम करने वाले हाथ अधिक। लेकिन इसके उलट दुनिया में बहुत सारे विकसित देश ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या कम है, वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, वहां काम तो अधिक है लेकिन काम करने वाले लोगों की कमी है, काम करने वाले हाथों की कमी है। ऐसे हुनरमंद लोग हम अपनी देश से और पूरी दुनिया में ऐसे सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के बीच में भी कंपटीशन है। ऐसे हुनरमंद लोगों को हम अपने देश में किस तरह से वहां किए जाने वाले काम के लिए ट्रेन करें, उनके कौशल का उन्नयन करें, उनकी स्किल का डेवलपमेंट करें और स्किल डेवलपमेंट करके उनको उन देशों के साथ में सरकार के स्तर पर टाई अप करके उन देशों में रोजगार के अवसर वहां हमारे युवाओं को मिल सके, इसके लिए भी सरकार निरंतर काम कर रही है। आप सबकी जानकारी में होगा और बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र से नहीं आते, हजारों लोग ऐसे हैं जो जापान में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान के लोग जाकर के काम कर रहे हैं। अभी अभी हाल ही में भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के मध्यस्थता से उत्तर प्रदेश की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ है, जहां इजराइल के विभिन्न ट्रेड्स में काम करने के लिए भारतीयों को वो प्राथमिकता देंगे और भारत सरकार उनको ट्रेन कर रही है। इस तरह से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया के ऐसे अन्य देशों के साथ में हमारे इस तरह के सरकार के स्तर पर समझौते करके, कॉर्पोरेट जो है हाउसेज के स्तर पर समझौते करके हम अपने युवाओं का कौशल प्रशिक्षण करके उनको दुनिया के दूसरे देशों में जहां अवसर उपलब्ध है वहां भेज सके, इसके लिए भी सरकार निरंतर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त देश में विभिन्न क्षेत्रों में नए बनने वाले ऐसे रोजगार के अवसरों के लिए हम अपने लोगों को ट्रेन करें, अपने युवाओं को ट्रेन करें, ताकि वो बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें या रोजगार के उन अवसरों में उस ट्रेनिंग के आधार पर अच्छा पैकेज और रिन्यूमरेशन प्राप्त कर सके। इस दृष्टिकोण से सरकार ने कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से देश में स्किल डेवलपमेंट पर काम किया है और पिछले इस 10 साल के कालखंड में देश में लगभग 2 करोड़ लोगों को नया स्किल की ट्रेनिंग या ऑलरेडी जिस स्किल में काम कर रहे हैं उस स्किल में फर्दर उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए देश की सरकार ने काम किया है। इस सब के अतिरिक्त भी, क्योंकि देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे युवाओं का देश है, सभी लोग केवल सरकारी नौकरियों में नहीं खप पाएंगे। ये जानते हुए कि हमारे देश का युवा जो है वो रोजगार ढूंढने वाला न बने, रोजगार देने वाला बने, इस अपेक्षा के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की और उस मुद्रा योजना के माध्यम से अनेक लोगों को स्वरोजगारी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मुझे याद आता है 2014 में 15 में जब मुद्रा योजना प्रारंभ हुई थी, उसके 2 या 3 साल बाद में मैं पूर्वोत्तर भारत के एक प्रांत में उस मुद्रा योजना के किसी कार्यक्रम में गया था और उस कार्यक्रम में जब मैं मंच पर था, मुद्रा के लाभार्थियों से चर्चा कर रहे थे, एक महिला ने आकर के अपना जो अनुभव कथन वहां पर किया, जो अपने एक्सपीरियंस को वहां आकर के शेयर किया, वो निश्चित रूप से द्रवित करने वाला था और इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता था कि वो
जो है इसके माध्यम से, इसकी ताकत के माध्यम से हम देश के युवाओं को स्वरोजगारी बना करके उनका भविष्य बदल सकते हैं और देश का भविष्य भी बदल सकते हैं। और देश भर में उस महिला ने जिस तरह से अपना अनुभव कथन करते हुए कहा कि मेरा विवाह हो चुका था, मेरे 2 बच्चे थे, मेरे पति ने अनायास, क्योंकि वहां ट्राइबल एरियाज में इस तरह की प्रथाएं हैं, देश में तो अब समुदाय विशेष में जिस तरह से 3 शब्द बोल करके पत्नी को परित्याग किया जा सकता था, उस 3 तलाक की जो है कालिक को देश के माथे पर से हटाने का काम देश की संसद ने कानून बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। लेकिन कुछ ट्राइबल एरियाज में इस तरह के जो है वहां इस तरह के रीति रिवाज है कि पति अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है, दूसरा विवाह कर सकता है, क्योंकि वहां इस तरह की मान्यताएं और प्रथाएं हैं। उस महिला ने कहा कि मेरे 2 बच्चे थे, मैं अपने पति के घर में साड़ी बुनने का काम करती और उसके घर में करगा था, साड़ी बुनती थी, अपने दिन भर के काम के अतिरिक्त उससे मुझे रोजगार मिलता था, उससे मेरे परिवार का और मेरा खर्चा चलता था। लेकिन पति के परित्याग के द्वारा त्याग कर दिए जाने के बाद में मेरे सामने मेरे अपने जीवन यापन और अपने बच्चों को पढ़ाने, उनका जीवन, उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे जो है कबीले ऐसे हैं जहां मात्र सत्तात्मक परिवार है। उस महिला ने कहा कि जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी और मेरे पास में उसके अलावा कि मैं साड़ी बुनना करगे पर जानती थी, इसके अलावा मेरे पास में कोई न तो रोजगार का साधन था, न मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी थी। तब उसने कहा कि मुझे किसी सयाने व्यक्ति ने सुझाया कि तुमको मुद्रा का लोन लेना चाहिए। किसी ने सहयोग किया, मैं बैंक में गई, बैंक ने बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी को मुझे मुद्रा का लोन दिया। उस लोन से मैंने करगा खरीदा, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैं काम करते। और उसने कहा कि 2 साल में आज मेरे पास में 5 लूम्स है और मेरी जैसी 10 से ज्यादा महिलाओं का समूह मेरे पास में काम करता है और हम 10 लाख रुपए जो है हम सब लोग अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, मेरे को जो संभावना है, मुझे जो अवसर मिला उसके कारण से कमा रहे। ऐसे हजारों उदाहरण, लाखों उदाहरण देश में हम सफल लोगों के ढूंढ सकते हैं जो एक से अनेक हुए, जिन्होंने स्वरोजगारी बनकर के दूसरे लोगों को रोजगार करने का अवसर प्रदान किया। 43 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोन देकर के 22,50,000 करोड़ रुपए की राशि इस तरह से देश के युवा शक्ति को देकर के, जिसमें से 70% से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स थे, जिसमें से 67% से ज्यादा महिलाएं थी, जिसमें 60% से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के लोग थे, जिन युवाओं को नया भविष्य देने के लिए देश के सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई मुद्रा योजना के माध्यम से लाभ मिला। देश के ऐसे हुनरमंद युवा जो IITs में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अन्य तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने का, उसको शक्ति प्रदान करने का काम किया। देश में स्टार्टअप जो है कॉर्पस फंड बनाया गया और उसके माध्यम से जब स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम किया, तो जहां 2014 में देश में कुल मिलाकर के उंगलियों में गिने जाने सकने लायक स्टार्टअप्स देश में हुआ करते थे, 200-300 स्टार्टअप देश में कुल मिलाकर के थे। आज उन स्टार्टअप्स की संख्या में 300 गुना वृद्धि हुई। देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में काम कर रहे हैं और न केवल काम कर रहे हैं, अपितु देश में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स वाला देश हमारा भारत बन चुका है। और उन स्टार्टअप्स में जो लोगों को रोजगार मिला है अब तक, वो संख्या 10 लाख से ज्यादा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार जो है उन स्टार्टअप्स में हमारे युवाओं ने जो काम किया उसके कारण से जो है 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। और अब तक देश में कुल मिलाकर के 120 के आसपास यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। और यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? कि जिस स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए। $1 बिलियन का मतलब आज के अगर रुपए में आकलन करें तो 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जिसकी हैसियत बन जाए, जिस कंपनी की नेटवर्थ बन जाए, उस कंपनी को जो है यूनिकॉर्न कहते हैं। ऐसी 120 से ज्यादा कंपनियां हिंदुस्तान में आपके जैसे युवाओं ने प्रारंभ की। आपके जैसे युवाओं ने किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, किसी आइडिया को लेकर के, किसी विचार को लेकर के एक नया जो है व्यापार शुरू किया और उस व्यवसाय की जो है आज उस व्यवसाय का मूल्य, बाजार मूल्य जो है वो 8,500 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। ऐसे 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में हो गए। इस तरह से देश के युवा शक्ति को रोजगार के अवसर मिले, हमारे देश में बनने वाली वस्तुओं का उत्पाद जो है एक्सपोर्ट हो सके। इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में वोकल फॉर लोकल की अवधारणा उन्होंने दी।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा दी कि देश के हर जिले में जहां कुछ न कुछ, आज हमारे जोधपुर में हम हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का निर्माण करते हैं, जोधपुर में बहुत सारी यूनिट्स उसको लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे देश के अन्य शहरों में अलग अलग जगहों पर, हर जिलों में, कुछ क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह की अनेक जो है अलग अलग तरह की विधाएं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज काम कर रही हो, और उन इंडस्ट्रीज को किस तरह से बढ़ावा मिले, उनके प्रोडक्ट्स को किस तरह से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिले, इसको देकर के भी देश की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नारे के साथ में काम करना प्रारंभ किया है। और आज उसका प्रभाव भी जो है देश में और दुनिया में सर्वदूर दिखाई देने लगा है। और इन सब समन्वित सम्मिलित प्रयासों के चलते हुए जिस तरह से देश की सरकार ने आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए काम किया, मित्रों 2014 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 10वीं 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। और जिस तरह के हालात, आर्थिक हालात उस तरह से उस समय देश में बने हुए थे, भ्रष्टाचार के चलते हुए, देश में बन रही देश के संसाधनों का ठीक से उपयोग न होने के कारण से, भाई भतीजावाद के चलते हुए देश के संसाधनों का जो है का क्षरण होने के कारण से, उनके कारण से जो परिस्थितियां बनी हुई थी और देश के जो आर्थिक बदहाली थी, उसके चलते हुए पूरी दुनिया की इकोनॉमी की रेटिंग करने वाले लोगों ने भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में लाकर के चिन्हित कर दिया था। और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थी साउथ अफ्रीका की, ब्राजील की, इंडोनेशिया की, जिनके लिए कहा जाता था कि ये कभी भी कोलैप्स हो सकती है। उस इंडोनेशिया को रिप्लेस करके और उसमें इंडोनेशिया का जो है उसमें भारत को स्थान मिल गया था। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाएं जो कभी भी गिर सकती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सूचीबद्ध कर दिया गया था। मित्रों 5 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने सारे पक्षों पर एक साथ काम किया, सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए काम किया, देश के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, और उस पर फोकस करने के चलते हुए आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था उस इंग्लैंड को पछाड़ करके, जिसने 200 साल तक हमको गुलाम बना के रखा था, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और आज पूरे विश्व की इकोनॉमी का अध्ययन करने वाले लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भारत 10 साल पहले फ्रेजाइल 5 था, वो भारत आज जो है वो दुनिया की सबसे ताकतवर 5 टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया। और मित्रों जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, जिस तरह से आप जैसे युवाओं के चलते हुए, आप जैसे युवाओं के परिश्रम से, उनकी क्षमता और मेधा के चलते हुए देश आगे बढ़ रहा है, मित्रों पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि आने वाले 2-3 साल में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़कर। कोविड की आपदा के बाद में जिस तरह से विश्व की सारे देशों की, सब बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संकट में, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी अपनी सरकार के चलते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से न केवल रिकवरी करने वाली, अपितु सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है। लेकिन आने वाले समय में देश को विकसित बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए देश के युवाओं की युवा शक्ति को और अधिक शिक्षित प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के संकल्प के साथ में देश में जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस की संख्या जो है वो 750 से पार कर चुकी है। देश में नई IITs बनाने, नए IIMs बनाने और इन सब पर नए फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करने पर जिस तरह से काम हुआ है, आज देश में जो है पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में 3000 नए ITI बने, देश में नए 7 IITs बने, 16 ट्रिपल IITs नए बने, 7 नए एम्स बने और 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, ताकि हम आने वाले समय के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारी युवा शक्ति को उस दृष्टिकोण से शिक्षित और प्रशिक्षित कर सके। मित्रों देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर परिश्रम कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप सब ने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले वोट ऑन अकाउंट लोकसभा में 3 दिन पहले पेश किया गया था, और उस वोट ऑन अकाउंट में माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट की परिकल्पना की, जिस तरह से देश 11 लाख करोड़ रुपए देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर खर्च करेगा, और जब 10 देश की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर खर्च करती है
तो अनेक नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जब देश की सरकार सड़क बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, हाईवेज बनाती है, और उसके अलावा जो है एयरपोर्ट्स बनाती है, शिपिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो सीमेंट की खदान में काम, सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन की खदान में काम करने से रोजगार का सृजन प्रारंभ होता है। सीमेंट की फैक्ट्री में लोगों को रोजगार मिलता है, लोडिंग अनलोडिंग का रोजगार मिलता है, बिल्डिंग बनाने वाले बनाने के काम में रोजगार मिलता है। लाखों लोगों को जो है अप्रत्यक्ष रोजगार उसके कारण से मिलता है। ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, ऐसा अर्थशास्त्र की दुनिया में कहा जाता है कि जितना पैसा देश की सरकार खर्च करती है उसका 3 गुना पैसा जो है वो पब्लिक में रिवॉल्व होकर के और उसकी जीडीपी पर उसका प्रभाव पड़ता है। मित्रों, जिस गति के साथ में हमारे देश में इस सब दृष्टिकोण से काम हो रहा है और सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 साल में 44 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च किया है, उसने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इससे पहले कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि देश में हर गरीब का मकान बने, हर गरीब को घर में शौचालय बने, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक पानी पहुंचे, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचे, हर गरीब को सुरक्षा चक्र मिले। इन सब पर सरकार कभी एक इतने छोटे से कालखंड में काम करेगा। व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के युवा साथी यहाँ बैठे, इन मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से भी समाज के लोग जो है वो ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन एक साथ देश को परिवर्तित करने के लिए देश की सरकार ने जिस तरह से काम किया, जो देश अभाव में काम करता था, अभाव में काम करने में प्रवीणता रखता था, दक्षता रखता था, वो देश आज बदल गया है। वो देश आज प्रचुरता के साथ में काम करते हुए, संसाधनों की अपरिमितता के साथ में काम करते हुए दुनिया में विकास की नई पटकथा लिख रहा है। और आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत की बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य जो है वो पूरे विश्व के लिए कल्याण का कारक होगा। क्योंकि हम जानते हैं, हमारा दर्शन ये है, देश का सिद्धांत, हमारे देश के ऋषियों मनीषियों ने जो दर्शन हमें दिया, जो ज्ञान हमें दिया, उसमें वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना की गई कि हमारा विकास केवल हमारे लिए नहीं, वो विश्व के लिए होगा, क्योंकि पूरा विश्व एक कुटुंब है। हमने पूरे विश्व के बंधुत्व की कामना की, इसलिए हमारे देश का परिवर्तन, देश का विकसित होना, भारत का विकसित होना केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कल्याण का कारक बनेगा। और आप लोगों को मित्रों आज ये अवसर मिला है कि आप लोग इस भारत के बदलते हुए भारत की तस्वीर में अपने परिश्रम से, अपनी क्षमताओं से नया रंग भर सकते हैं। मित्रों, ये जो यात्रा आज प्रारंभ हो रहा है, आज ये जो नौकरी का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये उस लक्ष्य की प्राप्ति मात्र नहीं है, ये एक पड़ाव है जहां से आप एक नई शुरुआत इस देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। और देश को बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब ये तय हो गया है, मैं सामने लिखे हुए पोस्टर पे जो लिखा हुआ है उस उतनी ही जो है स्पष्टता के साथ में दीवार पे जैसा लिखा हुआ पढ़ते हैं वैसा पढ़ सकता हूं कि जिस रास्ते पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चला है, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, भारत बदल करके रहेगा। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत को बदलने का अवसर हमें मिला। अब से पहले की पीढ़ी के पास में इस तरह का अवसर नहीं था। आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जिन लोगों ने यात्रा की थी, जिन लोगों ने अपना जीवन का आपके पड़ाव पे 20-25 साल की उम्र में जिन लोगों जो उस समय होंगे, वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम देश को बदल सकते हैं। उनके पास में सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं था। जो सौभाग्यपूर्ण अवसर भगत सिंह की पीढ़ी के पास में था, चंद्रशेखर की पीढ़ी के पास में था, जो सौभाग्यपूर्ण अवसर सुभाष बाबू के पास में था कि देश को आजाद कराने के लिए वो अपने आप समर्पण कर सकते थे, वही सौभाग्यपूर्ण अवसर मित्रों आपकी और मेरी पीढ़ी के पास में है कि हम देश को बदलने के लिए अपने श्रम का नियोजन कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का नियोजन कर सकते हैं। हम सब मिलकर के इस देश को बदलने के संकल्प के साथ आज यहां से ये यात्रा प्रारंभ करें। इस अपेक्षा के साथ में आप सब लोगों को, आपके परिवारजनों को, आपके परिजनों को, आपके इष्ट मित्रों को, सबको हृदय पूर्वक बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक शब्द